हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल भी बोलते हैं। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कोई अगर बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो जिस फोर्स के द्वारा जो है वो बॉडी जो है सेंटर की ओर जो है खिंचाव महसूस करती है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखते हैं हम लोग। तो जब कोई भी गाड़ी जब टर्निंग पर मुड़ती है, तो वो एक फोर्स महसूस करती है जो उसके सेंटर की ओर लगता है। ठीक है। इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है जब कोई भी ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, ठीक है, तो उस ग्रह के द्वारा जो है एक गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फील होता है उसको। वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। तीसरा जो है कोई परमाणु जब नाभिक के चारों ओर यानी कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या एटम जो है वो नाभिक यानी कि न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमता है, तो वो एक फोर्स महसूस करता है। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत आकर्षण बल होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है। तो ये विद्युत आकर्षण बल जो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई पत्थर को हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, अगर पत्थर को किसी डोरी से बांध दिए हैं और फिर उसको हम लोग घुमा रहे हैं, तो उस डोरी पर एक खिंचाव महसूस होता है। ये जो डोरी पर जो एक खिंचाव महसूस हो रहा है यानी कि जो बल महसूस हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। और जब इस डोरी को छोड़ दिया जाएगा तो पत्थर जो है वो स्ट्रेट मोशन में जो है मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्या है कि आकाश में जब भी कोई जहाज या फिर कोई भी हवाई जहाज उड़ता है, तो मुड़ने के दौरान जो है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। ये तिरछा होता है क्यों? ताकि जो है उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो जाए और उसे मुड़ने में आसानी हो। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग जो है अपकेंद्रीय बल ही बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो वो फोर्स जब कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत सारा एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है दूध से जब मक्खन निकाला जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस पर अप्लाई होता है, जिसके द्वारा जो है मक्खन जो है वो दूध से अलग हो जाता है। ठीक है। तो दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा होती है। ठीक है। दूसरा जो है वॉशिंग मशीन में जब कपड़ों को साफ किया जाता है, तो कपड़ा जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो घूमता है, तो उसमें जो डर्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही जो है कपड़ा से अलग हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, फिर क्या है कि जब कोई गाड़ी जो है किसी टर्निंग पर जब मुड़ता है, तो वो एक बाहर की ओर फोर्स महसूस करता है। और अगर ये गाड़ी जो है बहुत तेजी से अगर घूमे, तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और गाड़ी जो है वो बाहर की ओर जो है वो मतलब पलट सकता है। ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, वो कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है। दूसरा जो है मेरी गो राउंड जो झूला होता है, उसमें जब हम लोग घूमते हैं, तो वो उसके उसमें जो है एक बाहर की ओर फोर्स महसूस होता है। ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और अगर हम लोग झूले को पकड़ कर ना रखें, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो है हम लोग जो है झूले से बाहर भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? तो जब किसी पिंड को कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है, तो इस बल की प्रकृति को क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है क्या? बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि F इनटू L। टाउ इज इक्वल टू F इनटू L। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है, उस ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास जो है वो एकत्रित होता है। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बल आघूर्ण का कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं। तो स्क्रू ड्राइवर के द्वारा जो है किसी भी स्क्रू को जो है घुमाना आसान होता है। वो क्यों हो पाता है? तो टॉर्क का ही यूज करके हो पाता है। ठीक है। रिंच द्वारा, कोई भी रिंच के द्वारा जो है नट बोल्ट को खोलना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बल आघूर्ण उस पर लगता है। ठीक है। हैंडपंप की अगर बात किया जाए, तो हैंडपंप का जो हत्था होता है यानी कि जो जहां पर हम लोग पकड़ते हैं,
उसे हत्था बोलते हैं। तो हैंडपंप का अगर हत्था अगर लंबा हो तो उस हैंडपंप को चलाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ जितना ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, टाउ जो है उतना ही जो है वो क्या हो जाएगा, यानी टॉर्क जो है उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जब हैंडपंप का हत्था लंबा होता है तो उसे चलाना आसान होता है। ठीक है, और जब हैंडपंप का हत्था छोटा होता है तो उसे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कपल, जिसको बल युग्मी बोलते हैं। बल युग्म क्या होता है, तो जब भी दो पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो इस फोर्स के द्वारा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है घूमने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट घूमने का कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कपल बोलते हैं। ठीक है, तो कपल का कुछ उदाहरण है। तो पहला उदाहरण तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि किसी भी बस या कार का जो स्टीयरिंग होता है उसको हम लोग कपल का यूज करके ही उसको घुमाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि जब स्टीयरिंग को घुमाया जाता है तो उस पर कपल एक्ट करता है। ठीक है, बल युग में जो है वो एक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर इसको हम लोग प्रक्षेप्य गति भी बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो जब किसी वस्तु को हॉरिजॉन्टली जो है कुछ एंगल पर, यानी कि जमीन से कुछ एंगल पर फेंका जाता है तो इस मोशन को जो है प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। ठीक है, तो अब कुछ देखने वाली बात यह है कि प्रक्षेप्य का परास क्या होता है, प्रक्षेप का परास क्या होता है। तो परास किसको बोलते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसको परास बोला जाता है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो उस ऑब्जेक्ट का परास जो है वो अधिक होगा। ठीक है, यानी कि प्रक्षेप्य का परास जो है वो अधिक होगा। इसीलिए जो है जो भाला फेंक जो गेम होता है, ठीक है, स्पोर्ट होता है, सॉरी, जो भाला फेंकते हैं या फिर जो जैवलिन थ्रो में यूज़ करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो जैवलिन को या फिर जो जैवलिन को जो फेंकते हैं या फिर शॉर्टपुट जो फेंकते हैं उसको जो 45 डिग्री के एंगल पर फेंके। क्यों? क्योंकि अगर 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाएगा तो वो जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाएगा। इसलिए जो है ये लोग जो है 45 डिग्री का एंगल जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा जो है लॉन्ग जंप के जो खिलाड़ी होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जंप करने के दौरान जो है वो 45 डिग्री का एंगल जो है वो जमीन के साथ बनाए ताकि वो जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को जो है वो कवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, प्रक्षेप्य की ऊंचाई। जो वर्टिकल हाइट जो होता है, वर्टिकल जो हाइट होता है प्रक्षेप्य के दौरान, उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई बोलते हैं। तो यह अधिकतम कब होगा, जब कोई भी चीज़ जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर अगर जंप करेगा, 90 डिग्री के एंगल पर फेंका जाएगा तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई जो है वो अधिकतम होगी। इसीलिए जो है जो लॉन्ग हाई जंप के खिलाड़ी जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर जो है वो जंप करने का कोशिश करते हैं ताकि वो जो है वो हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाए। ठीक है, देखिए देखने वाली एक बात क्या है कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन से एक व्यक्ति सफ़र कर रहा है। ठीक है, और उस दौरान जो है वो एक गेंद को प्लेटफॉर्म पर गिराता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा तो उसको वह गेंद जो है वो परवलयाकार जो है वो डिस्टेंस जो है कवर करता हुआ नजर आएगा। यानी कि गेंद जो है वो परवलयाकार पथ जो है वो बनाएगी, यानी पैराबोलिक पथ जो है वो बनाएगी। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो पता ही है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करती है या फिर रेस्ट में हो तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसके मोशन के अपोजिट लगता है। इस फोर्स को हम लोग जो है फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन का एक नियम क्या है कि जो अगर सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा और अगर सरफेस जो है वो रफ होगा तो फ्रिक्शन अधिक लगेगा। ठीक है, अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो अगर किसी वस्तु पर अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स लगाया जाए तो वो वस्तु जो है वो स्थिर रहेगी। इस फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्शन जो है वो 3 तरह के होते हैं। यानी कि फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरा डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहे तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना हो तो जो
जो एक फोर्स लग रहा है उस पर इस दौरान, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तीसरा जो है डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में हो यानी गति में हो तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसके बाद जो है वो डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यानी कि सबसे अधिक मान जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का होगा और सबसे कम जो मान होगा वो डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स का होगा। ठीक है, अब कुछ और फ्रिक्शनल फोर्स भी है जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करे, यानी कि मान लीजिए कोई एक सरफेस जो है वो तिरछा है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से जो है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है वो सरफेस, तो उस पर अगर कोई वस्तु रखा जाए तो वो स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मान लीजिए कोई सरफेस जो है वो थोड़ा सा तिरछा है और उस पर अगर कोई गोल वस्तु रख दिया जाए तो वो वस्तु जो है वो लुढ़कने लगता है, तो ऐसे फोर्स को लोग बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल या फिर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है और जो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसमें क्या रिलेशन है, तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मान जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स से जो है वो कम होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझने वाली बात क्या है कि किसी भी दो ठोस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर एक ठोस ऑब्जेक्ट हो और दूसरा जो है वो क्या हो, दूसरा जो है वो लिक्विड हो, ठीक है, दूसरा एक द्रव हो और एक ठोस हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो ठोस फ्रिक्शनल फोर्स, ठोस वाले जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उससे कम लगेगा। उसके बाद जो है अगर एक ऑब्जेक्ट ठोस हो और दूसरा जो है वो गैस हो, तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो सबसे कम लगेगा। ठीक है, यानी कि वायु और ठोस में सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट लुब्रिकेंट्स क्या है, तो लुब्रिकेंट्स एक ऐसी वस्तु है जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जनरली जितनी भी मशीनें होती हैं उसमें जो फ्रिक्शन जो उत्पन्न होता है उसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ऑयल हो जाएगा, मोबिल हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है वो लुब्रिकेंट्स है। ठीक है, तो जितनी भी मशीनें होती है उसमें जो है फ्रिक्शन कम करने के लिए जो है लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन का कुछ जो है वो यूज भी है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए कुछ एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है हम लोगों को और कुछ डिसएडवांटेज भी। तो पहले एडवांटेज देख लेते हैं। तो सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही जो है वो गाड़ी जो है फिसलती नहीं है। दूसरा जो है हम लोग जब चलते हैं तो हमारे जूते की सोल और जो जमीन जो है उसके बीच में फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसके कारण जो है हम लोग आसानी से चल पाते हैं। वही अगर हम लोग जो है किसी बर्फ पर चले तो हम लोगों को चलने में दिक्कत होगा, हम लोग फिसल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ का सतह जो है वो चिकना होता है, जिसके कारण हम लोग फिसल सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन वहां कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो है हाँ, अब जो है ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।